आपातकाल की इस कड़ी में हम बात करेंगे जब सत्ता मनमानी करती है और वो निरंकुश हो जाती है तो जनता पर क्या बीतती है। कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने वरिष्ठ तरीके से चुनाव जीता है, अतः उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। 25 जून को रामलीला ग्राउंड में एक बहुत बड़ी रैली थी जिसमें जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिनके नेतृत्व में यह सारा आंदोलन लड़ा जा रहा था, छात्र आंदोलन से शुरू हुआ, गो इमरजेंसी वापस लो, ये नारे थे सिर्फ। फिर एक एक को लेके जाते और 10-15 मिनट बाद उसको कहीं वो वापस नहीं आता और दूसरे को लेके चले जाते। उल्टा लटाने के बाद डंडे हमारे पैरों के तलवे में मारे। बेल होने के बाद एक और समस्या आती थी कि जिसकी बेल होती है तो जेल में रात को छोड़ते थे। वो छोड़ते ही बाहर से उसे दोबारा गिरफ्तार कर लेते थे किसी और धारा में। कि पुलिस वालों का इतना प्रेशर कि मेरे पूरे घर वालों को ही घर में ताला लगा के पूरा का पूरा परिवार ही अंडरग्राउंड हो गया। पूरे समाज में डर का वातावरण, भय का वातावरण, कोई किसी से बात नहीं करनी, और ख़ासकर जो किसी को पता लग जाए पड़ोसी को भी ये संघ या जनसंघ का है तो पड़ोसियों ने भी बात करनी बंद कर दी थी। आपातकाल का जो विषय है वो पाठ्यक्रम में समाहित होना चाहिए। तो कम से कम ये जो लाल किताब उठा के घूमते रहते हैं उनको बताने के लिए कि भैया संविधान के हत्यारे तो तुम हो, और आज भी कांग्रेस की सोच वो बदली नहीं है। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का स्वागत है और मैं सुधीर। आपातकाल की इस कड़ी में हम बात करेंगे जब सत्ता मनमानी करती है और वो निरंकुश हो जाती है तो जनता पर क्या बीतती है, और फिर जनता प्रतिकार करती है तो फिर सत्ता पर क्या बीतती है। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं राजन ढींगरा जी। राजन ढींगरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। लोकतंत्र को जब बंधक बनाया गया, आपातकाल जब लागू किया गया, उस समय आप कहाँ थे, आपको सूचना कैसे मिली और आपने उस दौर में अपने को कैसे संघर्ष के प्रति प्रेरित किया। आपातकाल के समय मैं फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी था और संघ से शुरू से ही जुड़ा हुआ था और सायंकाल की शाखा का स्वयंसेवक था। 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आता है कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने वरिष्ठ तरीके से चुनाव जीता है, अतः उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। 10-12 दिन का दौर, क्योंकि हम काले विद्यार्थी थे, थोड़ा बहुत विद्यार्थी परिषद में भी एक्टिव थे और आना जाना था। 10-12 दिन का दौर ये चलता रहा कि त्यागपत्र दिया जाए। राजनारायण ने 1-2 रैलियाँ भी की दिल्ली में। 25 जून को रामलीला ग्राउंड में एक बहुत बड़ी रैली थी जिसमें जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिनके नेतृत्व में यह सारा आंदोलन लड़ा जा रहा था, छात्र आंदोलन से शुरू हुआ, गुजरात आंदोलन से शुरू होकर बिहार आंदोलन, फिर पूरे देश में छात्र का आंदोलन, तो एक बहुत बड़ी रैली थी। रैली समाप्त हो गई शाम को और सब अपने अपने घरों में चले गए। हम भी अपने घर में वापस आ गए। 25 जून नहीं बल्कि 26 जून ही उसको कहा जाए कि सुबह हमारे संघ के अधिकारी जो हमारे नज़दीक ही रहते थे, माननीय ईश कुमार जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने मुझे घर आके उठाया कि ऐसा है कि कोई अखबार बांटने हैं। हमारे नज़दीक ही दीनदयाल शोध संस्थान में मदर इंडिया अखबार छपता था। मदरलैंड, हाँ जी। जी। तो
सभी समाचार पत्रों की लाइटें रात को काट दी गई थी, लेकिन मदरलैंड ने साइक्लोस्टाइल कर कर एक पेपर निकाला है और उसको बांटने के लिए वहाँ कुछ लोगों ने जाना है। तो मैंने कहा जी ठीक है। मेरे पड़ोसी थे, वो भी स्वयंसेवक थे, वाकई वो भी मीसा में रहे थे। तो हम दोनों दीनदयाल शोध संस्थान में पहुंच गए। दीनदयाल शोध संस्थान में उसके पिताजी भी नौकरी करते थे, जो मेरे साथ गए थे। वहाँ जाकर उन्होंने हमें अखबारों का एक बंडल दे दिया दोनों को। मैं ही नहीं, कई और भी आए हुए थे, और सबको एरिया बता दिया कि आप इस एरिया में जाकर ये बांटने हैं। और एक पेज का अखबार था साइक्लोस्टाइल, और 10 पैसे उसकी कीमत थी कि सबसे 10-10 पैसे लेने हैं और ये देने हैं। अगर नहीं देता तो आपने पेपर दे देना है कोई 10 पैसे के लिए, और कोई पुलिस वाला आता है तो आपने उसे छुप कर भाग जाना है जी। उसकी हेडलाइन थी कि देश में आपातकाल की घोषणा, अटल बिहारी वाजपेयी, राजनारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, सब बड़े बड़े नेताओं को रात को गिरफ्तार कर लिया। ये बांटने के लिए हम बोट क्लब में गए, क्योंकि बोट क्लब में लंच के समय सरकारी दफ्तर होने के कारण वहाँ काफ़ी रश रहता है। और वो हमने बांटा और वापस आ गए, क्योंकि मुझे लगता है तब तक अभी पुलिस भी इतनी सक्रिय नहीं हुई थी। बांटने के बाद हम आ गए, और ये आने के बाद पता लगा कोई इमरजेंसी नाम की चीज़ है, वो देश में लगा दी गई है। हमारे अधिकारियों ने कहा कि ज़रा होशियार रहना है और घर में ही ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना, ज़रा आराम से ही न चर्चा मिलना जुलना किसी से। इस प्रकार से ये कुछ इमरजेंसी का पता लगा। लगभग मतलब जुलाई का पहला सप्ताह में हमारे विभाग प्रचारक सोमैया जी होते थे, वो घर आए, और इस 20-25 दिन में हमारा किसी के साथ कोई संपर्क नहीं हुआ, क्या देश में हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो कुछ जानकारी नहीं थी जी। तो उन्होंने कहा जी कि ऐसा है कि आजकल शाखा पे मिलना तो नहीं हो रहा, लेकिन हम बीच बीच में आपस में संपर्क बना के कहीं ना कहीं मंदिर में या कोई ऐसे स्थान में या कहीं सैर करने के बहाने, पार्क में नहीं, कहीं सड़क के ऊपर ही, तो ये शुरू करना है हमने। इस प्रकार से ये हमारा रेगुलर मिलना जुलना फिर एक प्रकार से शुरू हो गया। और बीच बीच में वो सोमैया जी, माननीय ईश कुमार जी, कभी ना कभी उनका मैसेज आता। तब तो फ़ोन वगैरह थे नहीं और लैंडलाइन भी घरों में नहीं थे, तो जो आता था वो व्यक्तिगत आके ही मिलता था कि भाई ये इस प्रकार से है। जुलाई मास में सोमैया जी ने कहा कि एक बैठक रखी है, उस बैठक में आपने आना है। मैं रजौरी गार्डन में रहता था, तो मेरे अपने नगर और ज़िला की ही बैठक थी। तो मैंने सोमैया जी से पूछा, जी सोमैया जी कहाँ है बैठक? कहते जी वो तो मुझे भी नहीं पता कहाँ पर है। तो मैंने कहा जी पता नहीं है तो जाएंगे कहाँ पे? तो कहने लगे कि ऐसा है कि आप इस समय पे 4 बजे के करीब मुझे सुभाष नगर के बस स्टैंड पे मिल जाना, और आप मेरे साथ ही चल पड़ना। ये थी कि प्रचारकों को और संघ के अधिकारियों में कभी जनता के बीच में तो रहे नहीं थे, राजनीतिक नेता तो थे नहीं, इसलिए उनको लोग कम जानते थे। तो सोमैया जी मुझे मिले और मैंने कहा चलो जी बैठक में। मैंने कहा जी कहाँ जाना है बैठक में? कहते जी एड्रेस तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लोकेशन उन्होंने समझा दी है, और उस गली में जाएंगे जहाँ पर बैठक है, तो घर की बाहर जैसे कपड़े धो के रख देते हैं
कि 2 चदरें डाली हुई नज़र आएंगी, एक वाइट रंग की, एक ब्लू रंग की। जी और जो घर वाइट और ब्लू देखते जाना बाएं दाएं, जहाँ वाइट और ब्लू की चादर नज़र आ जाए बाहर, उसी के अंदर आपने चला जाना है। जी तो इस प्रकार से हमारी बैठकों का दौर शुरू हो गया। पूरे देश में जनवाणी देना, जो लोकल स्तर पर ही छपते थे, वो लोगों को वितरित करना, घरों में डालना, और एक बारी बीच में वॉल राइटिंग करना, ये भी तय हुआ। तो इस प्रकार के छोटे 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 काम चलते रहे। पूरे देश में नवंबर मास में संघ ने योजना बनाई थी कि हम व्यापक रूप से सत्याग्रह शुरू करेंगे। तो सत्याग्रहों की कौन कौन करेगा, उनकी सूचियां बनने का फिर काम शुरू हो गया। और कौन सत्याग्रह करने जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन पीछे से देखेगा, सारी व्यवस्थाएं वगैरह तय होनी शुरू हो गई। अक्टूबर का महीना था जी, 30 अक्टूबर को, मैं डेट भूल रहा हूँ, 30 या 31 कोई भी हो सकती है। रात को सुमैया जी मेरे पास आए तो कहने लगे कि कल आपने सत्याग्रह करना है। मैंने कहा जी सत्याग्रह तो नवंबर में शुरू है, तो मैंने कल कहाँ से कर लेना है। कहने लगा जी कोई एक विशेष सत्याग्रह तय हुआ है और उसके अंदर आपने जाना है, सारे सायंकाल के शाखा के स्वयंसेवक हैं लगभग, तो आपने उस सत्याग्रह के अंदर जाना है। तो मैंने कहा जी ठीक है। कहते जी आप घर वालों को कहोगे मैं जा रहा हूँ या नहीं कहोगे? अगर कहोगे तो घर वाले रोक टोक करेंगे, स्वाभाविक है, और फिर कल आ पाओगे नहीं आ पाओगे, ये क्या करना है, ये निर्णय आपने स्वयं करके आपने कल मुझे सुबह यहाँ पर मिल जाना है और आपको मैं जाके छोड़ आऊँगा। तो मैंने कहा ये बाकी और कौन कौन जा रहा है? तो मेरे ही क्षेत्र के 3 लोग थे, तो उन्होंने कहा जी कि आप इस क्षेत्र के, क्योंकि मेरे पास यही ज़िला है इस समय, तो ये 3 लोग इसके तय हुए हैं और 3 ये नाम हैं, एक आपका है, एक जितेंद्र है, एक राहुल है, तो आप तीनों जाओगे। हम सुबह तय समय के अनुसार वहाँ पहुँच गए। सुमैया जी हमें अशोक विहार में ले गए। एक कंस्ट्रक्शन हो रही थी मकान की, जिसके अंदर ले गए, और पहली बारी वहाँ पर मैंने मदन लाल खुराना जी की शक्ल देखी। और इंद्रेश जी से तो मैं मिला हुआ था, वहाँ इंद्रेश जी भी मिले। जिस चीज़ ने वो सत्याग्रह करना था, 19 लोग लगभग वहाँ पर पहुँच गए। खुराना जी ने और इंद्रेश जी ने सारी कार्यक्रम बताया, क्या सत्याग्रह है। तो कहा कि दिल्ली के लाल किला के अंदर दीवाने आम हैं, और तब ये प्रथा थी कि कोई भी विदेशी डेलीगेट आता था तो उसका स्वागत समारोह दीवाने आम में किया जाता था। और कॉमनवेल्थ कंट्री की मीटिंग चल रही है आजकल देश में, और उनका स्वागत समारोह है। इस वैसे इस सत्याग्रह का पूरा जिक्र, वो फिल्म आई थी इंदु सरकार, आपातकाल के ऊपर ही कुछ थी, तो उसमें भी था ये। तो उसके अंदर आपने सत्याग्रह करना है, और अंदर जाने के लिए एंट्री पास है, जो आपको शाम को मिल जाएंगे। शाम का समारोह है वहाँ। और फिर जाने के बाद फिर पूछेंगे कि आपको, पुलिस वाले पूछेंगे आपको किसने भेजा, कहाँ से आए हो, पहले कहाँ इकट्ठे हुए, वो कई जानकारियाँ लेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मतलब यही है कि ये
आपने यही कहना जी कि मदन लाल खुराना ने हमें कहा है, क्योंकि यही उस समय तय था कि जितने भी सत्याग्रह होंगे तो सब यही कहेंगे कि मदन लाल खुराना ने ही हमें भेजा है। जी। और खुराना ही मिले कहाँ? खुराना जी ने हमें मैसेज भेजा था, गौरी शंकर मंदिर लाल किला के बाहर है, और उन्होंने कहा था कि वहाँ आ जाना, वहाँ मैं आपको मिलूँगा और मैं आपको अंदर जाके छोड़ आऊँगा। वहाँ से हम 2-2 3 करके गौरी शंकर के मंदिर में पहुँच गए कि वहाँ पर आपको पत्रक भी मिलेंगे जो बांटने हैं, और पास में मिल जाएगा अंदर एंट्री का। वहाँ खुराना जी आए। खुराना जी के साथ कोई 1-2 लोग और भी थे जिनका मेरा परिचय नहीं था, लेकिन बाद में जब मैं जेल गया तो उनके साथ भी मैं पहचाना कि मैंने कहा वो थे एक इंद्र मोहन भारद्वाज जी होते थे, जी। ये थे, तो वो भी वहीं हुआ। तो खुराना जी ने हमें पत्रक दिए। मुझे पहले ही उन्होंने हमें कह दिया था कि जब स्वागत समारोह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारा कोई इंटेंशन ये नहीं है कि किसी कार्यक्रम में डिस्टर्ब करना, हमारा उद्देश्य यही है कि अपना संदेश पहुंचाना। जब कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा और जनगण मन शुरू होगा, उसके बीच में हमने ये पत्रक बांटने हैं। गो गो इमरजेंसी वापस लो, ये नारे थे सिर्फ। जी। तानाशाही समाप्त करो, इमरजेंसी वापस लो। हम पास लेके, तब सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं होती थी, इसलिए पास भी किसी ने चेक नहीं किया, और हम सब अंदर जाकर, गोविंदराम वर्मा जी नगर निगम के सदस्य होते थे पहाड़गंज से, वो हमारे ग्रुप का नेतृत्व कर रहे थे। सत्याग्रह शुरू, कार्यक्रम में बैठ गए सब अलग अलग कुर्सियों पे जाकर। जब समाप्ति हुई जनगण मन में, तो एकदम हम जो सत्याग्रही थे सब कुर्सियों पे खड़े हो गए और पत्रक हमने बांटने उड़ाने शुरू कर दिए। और ये काम में कोई 2-2.5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, और पुलिस ने चारों तरफ से घेर कर सबको गाड़ी में फेंकना शुरू कर दिया। मुंह को दबा दिया गया जी। और गाड़ी में उठा के फेंकने। जब गाड़ी के बाहर ही पूरा विदेशी प्रेस आया हुआ था, उसने जाके सारी कवरेज की, और सब विदेशी पत्रकार इस चक्कर भागदौड़ में लगे थे कि ये कौन सा पत्रक बांट रहे थे कि मेरे हाथ में भी लग जाए। इतनी देर में हमें वो गाड़ी में बैठाकर चांदनी चौक की पुलिस कोतवाली में ले गई। अब सारी चर्चा होती है वहाँ शुरू। जी। सबको जाके लॉकअप में बैठा दिया। जो पुलिस चौकी में लॉकअप होती है उसकी स्थिति क्या होती है सबको जानकारी ही है। तो लॉकअप में बैठा दिया, कोई हमारे से कोई पूछताछ नहीं, कोई कुछ नहीं। 1-1.5 घंटा उन्होंने हमें वहीं बैठाई रखा। फिर एक एक को लेके जाते और 10-15 मिनट बाद उसको कहीं वो वापस नहीं आता और दूसरे को लेके चले जाते हैं। वो इसे से लगा रहा कि पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि जिसको लेके जा रहे हैं वो वापस आ ही नहीं रहा यहाँ पर। तो सब अपने अपने नंबर का भी आएगा तो अब ले जाएगा, तय करेंगे। कोई उस समय जब मेरा भी नंबर आया लेकर गए, और जाते ही उन्होंने कमरे में एक ले गए, कहा कि अपने कपड़े उतार दो। अब कपड़े हमने पुलिस के सामने उतार दिए, उल्टा लटा दिया गया हमें, और उल्टा लटाने के बाद डंडे हमारे पैरों के तलवे में मारे। इससे ये होता है कि कोई चोट का निशान नहीं आता, लेकिन वो सीधा दिमाग के ऊपर उसका असर जाता है और पैर बिल्कुल सुन्न हो जाता है। और आज भी मेरी ये स्थिति है कि मैं लगातार 6-7 घंटे बूट डाल लूँ तो मेरा वो पैर सुन्न सा हो जाता है। वो अच्छी तरह से हमारे मारे गए। फिर हमें इतना मारने के बाद उस कमरे में, दूसरे कमरे में ले गए जहाँ सारे छोड़ते थे। फिर पूछताछ का दौर शुरू हुआ कि तुम
किसके कहने पर आए, हमने जैसे तय था कि मदन लाल खुराना जी का नाम लेना है। खुराना जी की नाम लेके हमने सारे बयान दे, जो जो पूछा उन्होंने और जो तय था कि ये चर्चा करनी है वो हमने उनके साथ की और सारी ये कर चलता रहा। मैं इस मामले में खुराना जी की प्रशंसा करूंगा कि आज की डेट में खुराना जी जैसा कोई नेता नहीं है दबंग जो कार्यकर्ता के लिए खड़ा होता था। हमारे बैठे हुए ही खुराना जी ने फ़ोन करके कहा कि मैंने इनको भेजा है, ये आए हैं, अब देख लेना, सरकारें बदलती रहती हैं और आप सरकारी अफसर हो, कल को हमारी सरकार आएगी तो आप भी विचार कर लेना, इनको ज़्यादा मारने पीटने की कोशिश ना करना। मतलब इतनी हिम्मत आज के किसी नेता में नहीं है। जी। बयान होने के बाद कि अब तुम तो सारी ज़िंदगी जेल में रहोगे, कोई तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, इस तरीके से थोड़ा बहुत उन्होंने डराया, सब कुछ किया और फिर हमें लॉकअप में ही बंद कर दिया। रात को ही फिर मैं क्या, खाना भी उन्होंने हमें खिला दिया फिर मारने के बाद और बयान लेने के बाद। फिर उसके बाद यही दौर शुरू हुआ कि एक एक को लेके जाना और फिर दूसरे कमरे में छोड़ देना। आप जाने के बाद उन्होंने पीछे एक टायर का टुकड़ा होता है जिसे छितर कहते हैं, पीछे से डंडी होती है और आगे से चौड़ा होता है जी। तो वो उसके हमें मारे 8-8 10-10 जाके और फिर उसके बाद ही हमारे से फिर बयान लिए और लगभग बयान वही थे कि जो हमारे से पहले पूछ चुके थे, वही बार बार पूछने की उन्होंने कोशिश की। ये सब कुछ होने के बाद सुबह हमें कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट से हमें जेल में भेज दिया DIR धारा लगाकर। DIR बेलेबल वारंट था जिसके अंदर बेल हो सकती थी। हम सब ने एक एक करके बेल एप्लीकेशन अपनी लगाई और बेल एप्लीकेशन भी संघ की योजना के अनुसार ही लगती थी, संघ के वकील थे। तो बेल होने के बाद एक और समस्या आती थी कि जिसकी बेल होती है तो जेल में रात को छोड़ते थे, वो छोड़ते ही बाहर से उसे दोबारा गिरफ्तार कर लेते थे किसी और धारा में। ऐसा क्यों, मतलब ये वजह क्या थी? वजह ये थी कि कोर्ट ने तो छोड़ दिया जी। लेकिन पुलिस वाले फिर दोबारा कोई धारा लगा के इसको आपने जेल से बाहर निकाला और बाहर निकलते ही इंदिरा गांधी मुर्दाबाद के ऐसे नारे लगाने शुरू कर दिए जी। और ये सारा वातावरण खराब कर रहा था, इसलिए हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। मतलब दोबारा झूठे आरोप लगाए? झूठे आरोप लगा के वो दोबारा से गिरफ्तार करके भेज देते थे। तो फिर ये हुआ कि आप मजिस्ट्रेट से जिसकी बेल होती है वो रिक्वेस्ट करे कि मुझे कोर्ट में ही छोड़ा जाए, जी। जेल में ना छोड़ के कोर्ट में ही बेल होते ही मुझे यहीं से रिलीज़ कर दिया जाए। तो कईयों को वहाँ से भी रिलीज़ किया गया, मैं भी कोर्ट से ही रिलीज़ हुआ था। कोर्ट से आने के बाद मैं अपने घर चला गया। 3 दिन बाद ही हमारे संघ के अधिकारी ईश कुमार जी चड्डा और सुभाष आर्य जी आए। तो उन्होंने कहा भी ऐसा था कि लाल किला में जिन्होंने सत्याग्रह किया था, जिनकी अभी बेल नहीं हुई, उनको तो मीसा अंदर ही भेज दिया गया है और बाकी सबके मीसा के वारंट निकल गए हैं। तो अब आपके भी मीसा के वारंट निकल गए हैं, इसलिए एक तो अपना घर छोड़ दो और कहीं ना कहीं अगर रहने की व्यवस्था है तो ठीक है, नहीं तो कुछ करेंगे। और उस समय स्थिति ये थी कि कोई पड़ोसी के रिश्तेदार भी हमें अपने पास नहीं खड़े होने देता था कि ये वहाँ पर हमारे पास आ गया तो ये कहीं मुसीबत मेरे लिए ना खड़ी हो जाए। तो मैंने कहा इसी को, मैंने कहा जी मैं अब बाहर जाके इधर उधर रहकर क्या करूँगा। तो कहते भाई जो योजना से जो कोई ना कोई काम होगा वही सब करेंगे। ये चलता रहा दौर।
पुलिस वाले देर सवेर आकर घर का दरवाज़ा खड़काना, सब कुछ करना और घर वालों को आके डिस्टर्ब करना। स्थिति ये हुई जी कि पुलिस वालों का इतना प्रेशर कि मेरे पूरे घर वालों को ही घर में ताला लगा के पूरा का पूरा परिवार ही अंडरग्राउंड हो गया। जी। क्योंकि पुलिस वाले के बाद रात को जब वो छापा मारते थे, उनका क्या व्यवहार है वो आप समझ सकते हो कि किस भाषा में वो बात करते होंगे। तो इसलिए उनसे वो परेशान होकर ये सारे के सारे घर वाले ही अंडरग्राउंड हो गए। मतलब मुझे तो समस्या थी जी। लेकिन मेरी जो बूढ़ी दादी थी 75 साल की, उसको भी घर छोड़कर निकलना पड़ा क्योंकि वो बाकी सब चले गए, माताजी पिताजी भाई बहन, जी। घर में अकेली बूढ़ी दादी थी। वो बूढ़ी दादी पे 75 साल वाली पे आके रात को प्रेशर डालते तो उन्हें उसको कहाँ छुपा दिया। तो स्थिति ये बनी कि उसको भी घर छोड़ के जाना पड़ा। मैं अब वो घर वाले भी भागे हुए थे सारे और मैं भी भागा हुआ था। तो घर वालों का मुझे मैसेज आया कहीं से, आपस में कभी कभाई मुझे ही पता था कहाँ रुके हैं, तो मिलना जुलना हो जाता था। तो वो कहने लगे भाई ये एक ऐसा यार रिश्तेदार की शादी है कानपुर के अंदर, तो तुम ऐसा करो कि हम तो इधर उधर वैसे ही परेशान हैं और तुम भी इधर ही रह रहे हो, तो 2 दिन जाके शादी पे हो आओ। मैंने कहा जी ठीक है। अब शादी पे मैं गया। मेरा भाई सरकारी कर्मचारी था जो अपना अब डिप्टी सेक्रेटरी रिटायर्ड हुआ है, उस समय सेक्शन अफसर था कृषि भवन में। तो वहाँ पर शादी पे ही मुझे मैसेज आया कि भैया वापस आ जाओ, संघ के अधिकारियों ने कहा कि तुम्हारे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। हुआ ये कि मैं शादी पे गया तो पुलिस वालों ने कहीं से जानकारी जुटाकर ये कहाँ नौकरी करता है, क्या करता है, तो उसको जाके दफ्तर में से ही जाके गिरफ्तार कर लिया। मतलब पूरी फोर्स गई कृषि भवन में और उसको उठा के थाने में ले आए और ये कहा कि आपको यहाँ बैठाया हुआ है, जब तक वो नहीं आएगा तो आप यहीं बैठे हुए, नहीं तो हम आपको अंदर भेज देंगे और आपकी नौकरी भी जाएगी। ये मुझे तो नहीं पता लगा था, लेकिन संघ के अधिकारी संपर्क में रहते थे तो उनको पता लग गया था कि ये समस्या हो गई है। तो मुझे अधिकारियों ने कहा कि ऐसा है कि उसकी भी नौकरी वोकरी में समस्या आ जाएगी, वो भी जाएगा, तो इसलिए आप सरेंडर करके जेल में चले जाओ। तो तब मैंने जेल में गया, भाई को छुड़वाया और मीसा लग गया था। मीसा में तो ना अपील है, ना वकील है, ना दलील है। वहाँ से सीधा मुझे जेल में भेज दिया। लगभग मेरा ख्याल है जी कि मैं एग्जैक्टली मुझे डेट तो ध्यान नहीं है, लेकिन दिसंबर में मेरी बेर हो गई थी और फरवरी में मैं दोबारा चला गया, फिर मैं अंत तक रहा था। तो इस प्रकार से एक पूरे समाज में डर का वातावरण, भय का वातावरण, कोई किसी से बात नहीं करनी, और ख़ासकर जो किसी को पता लग जाए पड़ोसी को कि ये संघ या जनसंघ का है, तो पड़ोसियों ने भी बात करनी बंद कर दी थी। रिश्तेदारों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए कि भैया ये कहीं हमारे लिए भी समस्या ना बन जाए। डर था, ये इतना डर और भय का वातावरण था चारों तरफ से कि लोग डरते थे किसी से बात करते हुए भी। तो इस प्रकार का पूरा देश में एक भय का वातावरण बना हुआ था जी। इतना ही नहीं, भय का वातावरण, किशोर कुमार के गीतों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि उसने कांग्रेस की प्रशंसा में इंदिरा गांधी की वो हुआ था। और तो और कि पड़ोसी कोई पता लग जाए कि ये घर में बैठ के किशोर कुमार के गाने सुन रहा है तो उसको भी गिरफ्तार कर लेते थे। हुआ इसमें यह कि मैंने पर 2-3 घटनाएं मैंने देखी जेल के अंदर ही।
कि पड़ोसी का किसी से झगड़ा था और उसने जाके कंप्लेंट कर दी जी ये तो किशोर कुमार के गाने सुन रहा था दरवाजे बंद करके। तो बिना सोचे कि सुन रहा था, ग्रामोफोन इसके पास है नहीं है, और उसको उठा के बंद कर दिया। समाचार पत्रों पर सेंसरशिप, कोई समाचार पत्र नहीं छपता था, छपना मतलब कि बिना उनके परमिशन छपता था। ये फिल्मी कलाकारों पर प्रतिबंध, किशोर कुमार, देवानंद, मनोज कुमार जैसे कलाकारों को परेशान किया गया। तो इस प्रकार का एक बहुत ही भय का वातावरण था, ये समाज का वातावरण था जी। ये स्थिति थी जी उस समय। जी, आपको भी काफ़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। लगभग आप कितने महीने इमरजेंसी में जेल में थे? मैं राजी कोई लगभग 12 साल के करीब रहा। जी। वो हो सकता है 10-15 दिन ऊपर या नीचे हो जाए, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ये था। जी। अब हमने एक लोकतंत्र सेनानी संघ का एक संगठन बनाया हुआ है राष्ट्रीय स्तर पे। हमारी ये सोच है जी कि आपातकाल का जो विषय है वो पाठ्यक्रम में समाहित होना चाहिए। कि आज की पीढ़ी क्या, हमारे घर में भी जो नई पीढ़ी आई है, तो हम कई बार आपातकाल की चर्चा करते हैं कि इस प्रकार से हुआ कि किशोर कुमार के गानों पर प्रतिबंध लग गया, कोई सड़क से उठा के ले जाते थे, इस प्रकार से जो हाल थे। तो वो नई पीढ़ी आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है जी आप कहीं ना कहीं गलत कह रहे हो, हमने ऐसा सुना नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ये आपातकाल का इतिहास पाठ्यक्रम में समाहित कर दिया जाए तो पीढ़ी को पता लग सकता है कि लोकतंत्र के कितना महत्व है। जी। और आज जो ये कहते हैं कि संविधान की हत्या हुई है, इनको अपना आईना देखना चाहिए। अगर ये होना तो ये चाहिए था कि पाठ्यक्रम में सरकार, जनता पार्टी की सरकार आई तभी सम्मिलित कर देना चाहिए था। लेकिन आज की परिस्थितियों में तो बहुत ज़रूरी है कि समाज को बताना कि संविधान का हत्यारा कौन है। और दूसरा ये है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने 2 साल पहले संविधान हत्या दिवस घोषित किया। जी। संविधान हत्या दिवस घोषित हुआ, अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर संविधान की हत्या किसने की ये स्पष्ट नहीं है। हत्या हुई है तो हत्यारा भी होना चाहिए, कोई ना कोई होगा। वो हत्यारा कौन है उसका स्पष्ट बताए। शाह आयोग ने जो रिपोर्ट थी जिसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि ये कांग्रेस इसकी हत्यारी है, इंदिरा गांधी हत्यारी है, तो इसको स्पष्ट उसमें लिखा होना चाहिए कि इसका हत्यारा कांग्रेस थी और कांग्रेस इसकी हत्यारी थी। अगर कोई रिपोर्ट में कोई कमी लगती है तो दोबारा जांच योग बैठा के ये करना चाहिए कि हत्यारा कौन है। तो कम से कम ये जो लाल किताब उठा के घूमते रहते हैं उनको बताने के लिए कि भैया संविधान के हत्यारे तो तुम हो। और आज भी कांग्रेस की सोच वो बदली नहीं है। जी। आप तो मेरे से ज़्यादा जानते होंगे कि 2 दिन पहले ही कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत, जिसकी स्टेटमेंट आई थी अगर इंदिरा गांधी होती तो बीजेपी पे कब का प्रतिबंध लगा देती, जिस प्रकार से वो राजनीति कर रही है। यानी इनकी सोच अभी भी वही मानसिकता आपातकाल वाली है। जी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपातकाल का इतिहास पाठ्यक्रम में समाहित करके कम से कम 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। जी। इसके साथ ही मैं एक और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब हम जेलों में गए थे तो ये नहीं सोचकर गए थे कि हमें सम्मान मिलेगा, ना हम सम्मान के भूखे हैं, कोई हम भिखारी नहीं है कि हमें कुछ पैसा मिले या कुछ मिले। लेकिन बीजेपी की 12 प्रांत जितनों में भी शासन हैं, सबके सब लोकतंत्र सेनानियों को अपने राज्य के इस तरफ से सम्मान कर रहे हैं। और सम्मान देना इसलिए भी ज़रूरी है, कम से कम आपातकाल बंदियों को सूचीबद्ध करने का काम करना कि आज
संघ के ऊपर आरोप लगता है कि जब देश का स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हुआ तो संघ ने कुछ नहीं किया, संघ ने माफ़ी मांगी, अंग्रेज़ों के पिट्ठू बने रहे। जबकि सच्चाई ये है कि अनेकों अनेक स्वयंसेवक, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो या कोई अन्य आंदोलन हो, जेलों में गया। आपातकाल वो समय था जब लोक की आवाज़ दबाई गई। जैसा कि अभी राजन ढींगरा जी ने बताया कि जब वो प्रदर्शन करने गए थे, कॉमनवेल्थ देशों का जो मीटिंग थी यहाँ पे भारत में लाल किला में, तो उनका मुंह दबा दिया गया। तो मुंह क्यों दबाया गया, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या हम भारत के लोगों ने, जिन्होंने संविधान को आत्मसात किया, जिनके लिए संविधान है, तो क्या वो अपनी आवाज़ भी ना उठाएं? उनकी आवाज़, क्या उनका मुंह बंद कर देना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे ही आप बीतिया जो हैं, जो लोक सेनानियों ने यातनाएं सही हैं, उसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। राजन ढींगरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप पांचजन के मंच पर आए और अपनी बात रखें। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।